तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हालाँकि मैं भी आज जो पूर्व जिस विद्यालय में पढ़ा रहा था, उन विद्यालयों में आपसे मिलने भी आया, तो मुझे भी आपके व्यवहार को देखकर बहुत अच्छा लगा और आपने जो-जो मुझे अपनी बातें बताई, वो भी मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई। मैं शत प्रतिशत प्रयास करूँगा कि आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूँ और हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो साथियों, पहले हमने पिछले अध्याय में हमने बात कर रखी थी कि या पिछले एपिसोड में हमने बात कर रखी थी कि किस प्रकार विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। जो श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, अपने जो पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसमें अपने को ये सारा का सारा चीज़ें आपने पढ़ लिया, मैटर पूरा का पूरा। आज क्या देखेंगे हम कि जो विवाद हुआ था, मतलब जैसे कि हमने देखा था ना कि भई पहली पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, कृषि के ऊपर, और दूसरी में दिया उद्योगों के ऊपर। तो क्या लोगों के भिन्न-भिन्न विचार आए? हाँ, बिल्कुल आए। उन विचारों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक पढ़ेंगे, कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग। आपको पता होगा, अब की बार वाले बोर्ड के पेपर में यही प्रश्न पूछा था, कृषि बनाम उद्योग, दोनों के मध्य क्या विवाद क्या थे, क्या कारण थे विवाद के, कृषि के क्या कारण थे और उद्योगों के भी क्या समस्याएं थी, दोनों में विरोध क्यों हो रहा था। देखिए साथियों, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम करे, विरोध तो उत्पन्न होना तय है। अगर मान लो भारत सरकार ने आज कहा है कि हम भारत में ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को फायदा हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने भाखड़ा नागल बांध बनाया या सरदार सरोवर बांध बना रहे हैं हम नर्मदा नदी पर, या बनाया हमने, तो उसके ऊपर भी विरोध तो हो रहा है। तो विरोध तो कहीं भी जाओ विरोध तो होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने की सबको छूट है। अब देखिए ऐसा का ऐसा यही हो रहा है। नंबर पहला, कृषि और उद्योग, इन दोनों के मध्य विरोध हो। अब देखिए, कृषि का मतलब यहाँ खेती से है और उद्योगों का मतलब है जिसमें ग्रामीण उद्योग है या फिर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल उद्योग है, वो भी है। अब देखिए, अब हम इन उद्योगों में अंतर किस प्रकार समझेंगे। पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको पता होगा, 1980 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री कौन बने थे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए। किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कृषि पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने और भी कहा कृषि पर तो ध्यान देना चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जितने भी जो अमीर लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, आज भी गरीबों के ऊपर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं। किसके कारण, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा दिया हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण। पहला कारण तो ये है, किसके ऊपर, अमीरों के ऊपर, अमीरों के द्वारा गरीबों पर अत्याचार। अमीरों के द्वारा क्या किया जा रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसी बात कौन कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह कह रहे हैं। आपको पता होगा साथियों, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिनका सरकार का नेतृत्व करते हैं, जो करते हैं अपने कौन, वो करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार का नेतृत्व करते हैं, लेकिन ठीक ढंग से मोरारजी देसाई 5 साल पूरी लोकसभा को चला नहीं पाते। 1980 में कांग्रेस के समर्थन से क्या करते हैं, चौधरी चरण सिंह सरकार में आते हैं और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी ठीक लंबे समय तक नहीं चली। आखिरकार कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चुनाव हुए। चौधरी चरण सिंह प्रारंभ में किसके सदस्य थे, कांग्रेस के। किसके सदस्य थे, कांग्रेस में। लेकिन बाद में किसके सदस्य हो गए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह बाद में सदस्य हो गए थे, इन्होंने खुद ने एक अलग से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी की स्थापना, राष्ट्रीय लोकदल। याद रखना साथियों, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक कौन है, चौधरी चरण सिंह। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कृषि पर ज्यादा बढ़ावा देंगे ताकि जिससे ही देश का विकास होगा। लेकिन दूसरी चीज है उद्योग। आपको पता होगा, एक जेसी कुमारप्पा करके, मतलब अर्थशास्त्री वे, जिनका नाम क्या है, जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने क्या कहा, जेसी कुमारप्पा ने कहा कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा, किसे बढ़ावा देना चाहिए,
ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। किसने कहा? जेपी कुमारप्पा ने। क्या कहा कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन सी विचारधारा? गांधीवाद। आपको पता होगा गांधी हमेशा लघु उद्योगों के समर्थक थे। क्यों समर्थक थे? वे ये चाहते थे कि जैसे आपने खादी वाला पढ़ा होगा, चरखा आंदोलन पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके समर्थन में थे ये। इन्होंने, ये गांधीवादी विचारधारा के थे। इन्होंने कहा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ही देश का आर्थिक विकास संभव होगा। लेकिन यही बहुत सारे व्यक्ति थे, चौधरी चरण सिंह ने कहा कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे तो विकास होगा। बहुत सारे लोग ऐसे, अनेक दल भी थे, राजनीतिक दल भी, जो ये चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि देश का विकास किससे हो? उद्योगों से हो। जैसे कि जिसमें जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है, आपने देखा होगा 1951 में जनसंघ की स्थापना होती है, 1900 अपने 59 में स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना होती है सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। तो इन्होंने भी क्या कहा? उद्योगों के आधार पर क्या होना चाहिए? देश का विकास क्या होगा? अच्छा होगा। उद्योगों पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कृषि पर। अब देखिए साथियों, कुछ कह रहे हैं कृषि पर, कुछ कह रहे हैं उद्योगों पर। दूसरी बात ये आती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस समय विचारधाराएं चलती थी अलग अलग। एक दक्षिणपंथी विचारधारा, एक वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा वाले ये कह रहे थे कि अमीरों गरीबों का समर्थन कीजिए, कृषि पर बढ़ावा दीजिए, ताकि गरीबों का भला होगा, देश में जो अमीर गरीबी खाई है वो समाप्त होगी। लेकिन जो दक्षिणपंथी थे वे किसके समर्थन में थे? अमीरों के समर्थन। हालांकि आपने बहुत सारे सिद्धांत भी पढ़े होंगे पहले, जैसे महात्मा गांधी का ट्रंटीशिप सिद्धांत है, उसी प्रकार अपने आपने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत पढ़ा होगा, कॉल मार्क्स का। बहुत सारे सिद्धांत है, उनमें भी क्या कह रखा है? या उदारवाद है। उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद ये कहता है अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, अगर वो कुछ खर्च करेगा, क्या करेगा? खर्च करेगा। भाई पैसे वाला व्यक्ति कुछ खर्च करेगा तो हजारों लोगों को वो क्या देगा? नौकरी देगा। यही हो सकता है इनके भी मायने हो, दक्षिण पंथियों के भी मायने हो। अब देखिए, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि एक श्रीलाल शुक्ल नाम करके बहुत ही बड़े अर्थशास्त्र, मतलब अपने उपन्यासकार हुए हैं। नाम है श्रीलाल शुक्ल। वे शिवपालगंज एक यूपी का क्षेत्र है। 1960 के दशक में ये लिखा गया है। उनके उपन्यास का नाम है राग दरबारी। मैं इनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने किसानों को किस प्रकार विकास के लिए आगे बढ़ाया, मतलब खेती करने के लिए आगे बढ़ाया, ताकि देश में जो अनाज की कमी थी उस कमी को क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। क्या नाम है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। उपन्यास का क्या नाम है? उपन्यास उपन्यास का नाम है राग दरबारी। क्या नाम है? राग दरबारी। राग दरबारी क्या है? इनका उपन्यास है। कथा भूमि कहाँ की है? कथा भूमि है उत्तर प्रदेश। कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का? शिवपालगंज। शिवपालगंज। जिस प्रकार विज्ञापनों के जरिए किसी भी वस्तु की और लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, उसी प्रकार उस समय के नेताओं ने, अर्थशास्त्रियों ने, बड़े बड़े मतलब कृषि वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि किसानों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें कुछ ऐसे विज्ञापन दें, या कुछ ऐसे चित्रों का प्रयोग करें। या देखो साथियों कि सब लोग तो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, जो अंग्रेजी की जानकार थे उनको अंग्रेजी में लिखा गया, और जिन्हें हिंदी की जानकारी थी उन्हें हिंदी में भी लिखा गया। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को नहीं जानते थे, उनके लिए फिर किन चित्रों का प्रयोग किया गया? बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए शिवपालगंज में, और उसमें एक पुरुष का फोटो है, एक मतलब जिसमें गेहूं की फसल दर्शाई गई है, दूसरी महिला, हंसती हुई महिला का फोटो है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्या पैदा कर सके? अनाज पैदा कर सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन व्यक्तियों के लिए लाया था। एक तो मान लीजिए कि जो किसान, जो अनाज के प्रति अपनी मतलब भूमिका नहीं रखता था, काश्तकार। और दूसरा, कुछ काश्तकार ऐसे थे जिन्हें हम बदमाश ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हो सकता है वे आलस्य के दौर पर नहीं करते हो खेती, उन्हें ये समझाने के लिए कि अगर आप खेती करोगे तो आपको कितना मुनाफा होगा, कितना फायदा होगा उसके समय में। महत्वपूर्ण चीज है। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। याद करना, कथा भूमि कहाँ की? उत्तर प्रदेश, शिवपालगंज गांव की है। और कब लिखा गया? 1960 के दशक में लिखा गया। कब लिखा गया?
1960 के दशक में। अब देखिए साथियों, इसके बाद दूसरा अगला अगला है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार इसी पाठ से संबंधित है। इसी पाठ में और भी विकास की प्रक्रियाओं को भी बताया गया है। भूमि सुधार क्या है? देखिए भूमि सुधार 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया। भूदान आंदोलन इधर देखिएगा साथियों, भूमि सुधार भूदान आंदोलन। ज्यों ही अपना देश आजाद हुआ तो अपने देश में बहुत सारे अमीर लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी। कुछ ऐसे भी किसान थे जिन जो छोटे छोटे टुकड़ों पे बैठे थे, 1 बीघा, दो बीघा या एकड़ जो भी है, उनके लिए ठीक ढंग से रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह थी। कुछ ऐसे भी थे जो उनके पास कुछ था भी नहीं। तो सरकार ने पहले अंग्रेजों के समय से चली आ रही सामंतवादी प्रथा को, अंग्रेजों के समय से चली आ रही चली आ रही सामंतवादी प्रथा सामंतवादी व्यवस्था को क्या किया गया? व्यवस्था को समाप्त किया। किसको समाप्त किया? सामंतवादी व्यवस्था क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया तो किसानों को भूमि के संदर्भ में कुछ छूट मिली। वे अपने खुद के नाम की भूमि करवाने लगे। लेकिन एक तो हो गया। नंबर दो, भारतीय संविधान में या भारतीय अधिनियमों में कानून बनाए गए भूमि से संबंधित, लेकिन कुछ कानून ठीक तरीके से लागू हुए, कुछ ठीक तरीके से नहीं लागू हुए, क्योंकि जो बड़े बड़े व्यक्ति थे या जो बड़ी भूमि के मालिक थे, उन्होंने इनका कोई अलग से रास्ता निकाल लिया। और वो रास्ता कौन सा निकाल दिया? जमींदारी वाला। जमींदारी का मतलब क्या होता है साथियों? यहाँ जमींदारी का मतलब है कोई भी, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो खेती करना नहीं चाहता या खेती का इच्छुक नहीं है, तो कोई अगर मान लो किसान जिसके पास जमीन नहीं है और वो खेती करने का क्या है, इच्छुक है, तो उस व्यक्ति को वे क्या कर देंगे कि हलफनामे के आधार पर, मतलब कुछ स्थायी, मान लो 5 वर्ष है या 10 वर्ष है या 3 वर्ष है, जैसे इजारेदारी प्रथा वर्तमान में चलती है, उन प्रथा के आधार पर उन किसानों को वो जमीन क्या कर देते थे, मतलब एक गाड़ी के साथ दे देते थे कि भाई आपको इतने साल में इतना पैसा देना है हमें, और उस जब तक आप इस खेती पर इस भूमि पर क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। एक तो ये है साथियों। अब देखिए, इस पार्ट में तो बातें थी ये। अब आज हम अगले पार्ट का जिक्र करेंगे, वो करेंगे। अब कुछ इस पार्ट में और है, जैसे कि 1969 में इंदिरा गांधी का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, पृथ्वी पर्स को समाप्त करना है, किस प्रकार उन्होंने मतलब ऐसे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और गरीबों के पक्ष में काम किए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंततः क्या जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ना तो अमेरिका की ना ही रूस की तो या सोवियत संघ की, तो हमें किस प्रकार का फायदा हुआ? क्या पूर्ण रूप से फायदा हुआ या इसके नुकसान ही हुए? साथियों, नुकसान नहीं हुए। हमें जो हमने सोचा था उतना फायदा नहीं, तो लेकिन फिर भी वो हमारे लिए किसमें सफलता के श्रेणी में ही आएगी, सफलता ही प्राप्त की कहीं ना कहीं। अब है विदेशी संबंध, ये अपना अगला पार्ट है, विदेशी संबंध। विदेशी संबंध का नाम आते ही आपके जहन में सबसे पहले विचार यही आएगा साथियों, वो आएगा, एक तो आएगा पाकिस्तान का नाम। किसका नाम? पाकिस्तान का। दूसरा चीन का। तीसरा भूटान, म्यांमार, या फिर श्रीलंका, जो अभी उठापटक में चल रहा है ना श्रीलंका। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कल परसों ही, कल की बात है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का जो स्विमिंग पूल था उसमें जनता मतलब अपना समय व्यतीत कर रही है या स्नान कर रही है या मनोरंजन कर रही है। श्रीलंका के बाद नेपाल है इनके बारे में। लेकिन इन सबसे पहले हमें पाकिस्तान और चीन सबसे पहले याद आते हैं। एक तो हमारे ये निकटतम पड़ोसी है, दूसरे हमें पता है इनके साथ हमारे हमेशा संबंध खटास में पड़ ही जाते हैं, कहीं न कहीं समस्याएं या बाधाएं आ ही जाती है। अब देखिए, इनसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी विदेश नीति के बारे में पता करेंगे कि क्या हमने आज़ादी के बाद ही विदेश के बारे में बात की या विदेशी संबंधों के बारे में बात की या इससे पहले भी की है। साथियों, एक घटना है, आपको पता होगा, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उसी समय पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग होने के 1 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 24 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो जिस समय भारत और पाकिस्तान का अलग से विभाजन हुआ दोनों देशों का, उसी समय से भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहे। संबंध कभी बिगड़ते जा रहे थे, अमूमन बिगड़ते ही रहे, अच्छे हुए ही नहीं।
बहरहाल फिर भी कभी संबंध अच्छे भी हुए थे, मतलब मित्रता की भी बात हुई थी, लेकिन उन सब मित्रता की बातों पर पानी फेर दिया। हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार सिमला समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ, या जो अपने बस सेवा स्टार्ट की थी या रेल स्टार्ट की थी उस सब के संदर्भ में, या कौन कौन सी दोनों देशों के मध्य संबंधता को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई थी, या कौन कौन से समझौते किए गए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको पता होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं विदेशी संबंध का। सीधा का सीधा आपको पता होगा 1947 में हमें क्या मिली? आजादी मिली। आजादी का दिन कौन सा था? 15 अगस्त। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को। क्या मिला हमारे देश को? आजादी मिली। आजादी मिल गई हमें। आजादी मिल गई। आजादी मिलने के तुरंत बाद और इससे पहले, मतलब हमारे जहन में, मतलब जो उस समय के नेता थे उनके जहन में आया, मन में विचार आया कि हम आजादी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमारे विदेशी संबंध कैसे होंगे? देखो साथियों, अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसके जो पड़ोसी मित्र है वो कैसे है, वो उनका कितना साथ दे रहे, उसके संदर्भ की बात है। दूसरा, शीत युद्ध भी चल रहा था, शीत युद्ध। और तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध। एक और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। भारत आजादी के आंदोलन में डूबा बैठा था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और कौन सा युद्ध शुरू हो गया? शीत युद्ध शुरू हो गया, दो महान गुटों के मध्य। अब जिक्र करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी से पहले मार्च की बात है, मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए यहाँ लोगों की विचारधारा को देखिए, वे इससे पहले, आजादी से पहले ही सोचने लग गए थे कि विदेशी संबंध हमारे कैसे होने चाहिए। उन्होंने क्या किया? एक एशियन संबंध संबंध सम्मेलन, एशियन कह दो या एशियाई संबंध सम्मेलन कह दो, एक सम्मेलन। कब? मार्च 1947 में एक संबंध सम्मेलन का आयोजन किया, और उस सम्मेलन के माध्यम से विदेश नीति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। उसके बाद और अलग कदम उठाए। आपको पता होगा हमारे संविधान की एक बात है, मतलब एक अनुच्छेद है हमारे संविधान का। कौन सा अनुच्छेद? हमारे संविधान का अनुच्छेद 51। आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वपूर्वों के बारे में एक अलग से एपिसोड अपलोड करूंगा मैं, अभी किया नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद कौन सा है? 51। 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 विदेश नीति की बात करता है। किसकी करता है? विदेश नीति। इसमें चार बातें लिखी। कितनी बातें लिखी? चार बातें। पहली बात क्या लिखी है? चार बात। भारत किन किन चीजों का या किन किन का प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नंबर दो, जो भारत के देश है, जितने भी राष्ट्र हैं, देशों में सम्मान के भाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। कौन सी संधियां? अंतर्राष्ट्रीय संधियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा। और अपना चौथा क्या है? चौथा है कि दो देशों के मध्य के विवाद को मध्यस्थता के साथ निपटाने का प्रयास करें। क्या लिखा है अनुच्छेद 51 में? विदेश नीति से संबंध रखता है। क्या कहता है?
नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 3 में है। कौन से भाग में है? 3 में है। और 3 कौन से अनुच्छेद? 36 से लगाकर 51 तक। इन सब में कौन से किसका जिक्र किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। उसमें अनुच्छेद 51 आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें विदेश नीति है। और इसी विदेश नीति में मतलब कितनी बातें लिखी गई है? 4। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या बढ़ावा देने का प्रयास करेगा भारत? दूसरा, देशों में जो देश है, देशों में समानता के भाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने का प्रयास करेगा भारत। और चौथा है कि दो देशों या अनेक देशों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न है तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए वो क्या अपनाएगा? मध्यस्थता अपनाएगा। ये है अपना अनुच्छेद 51, विदेश नीति से संबंधित है। ये भी कहीं न कहीं विदेशी संबंधों की ही बात करता है। अगला देखिए, अब है एफ्रो एशियाई सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? एफ्रो एशियाई सम्मेलन। एफ्रो एशियाई सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। किसमें हुआ साथियों? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है बांडुंग। कौन सा? बांडुंग। कब हुआ? 1955। कब हुआ? 1955 में। ये भी विदेश नीति के संदर्भ में हुआ, विदेशों के साथ संबंधों के संदर्भ में हुआ। इंडोनेशिया में हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से भी जाता है, सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ हुआ? बांडुंग में हुआ। बांडुंग कहाँ का क्षेत्र है? इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और कब हुआ? 1955 में हुआ। ये चीजें भी थोड़ी याद रखना। अब देखिए, अब अगली बात आती है, वो आती है गुट निरपेक्ष आंदोलन। कौन सी बात आती है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्षता। सबसे पहले गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता एक वह वस्तु है या एक वह मतलब मान लो कोई प्रकार है जिसमें क्या हो रहा है? किसी भी गुट का साथ नहीं देना, सभी गुटों से परे रहना। तो गुट निरपेक्षता क्यों आई? क्या इससे पहले इसका मतलब क्या गुट थे? बिल्कुल थे। 2 गुट। कितने? विश्व 2 गुटों में बटा था। विश्व 2 गुटों में बटा था। कितने गुटों में? 2 गुटों में। और 2 गुटों में पहला गुट कौन सा? अमेरिका। और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ 1991 में हालांकि इसके टुकड़े हो गए थे, 12-13 टुकड़े हो गए थे। आज सोवियत संघ का उत्तराधिकारी अगर किसी माना जाता है तो वो रूस से माना जाता है, रूस को माना जाता है। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। ये हमने विचारधारा पहले भी पढ़ लिया हमने, विचारधारा। और ये था साम्यवादी, जिसमें हमने अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम अपने देश के विकास के संदर्भ में पढ़ा था। उसी समय हमने पढ़ा था पूंजीवादी विचारधारा क्या है, साम्यवादी विचारधारा क्या है। मतलब पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा किसके पास? अमेरिका के पास। और सोवियत संघ साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का कौन था समर्थक? ये सोवियत संघ था। अब देखिए, जिसमें पूरे विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध ज्यों ही समाप्त हुआ, उसी के बाद आपको पता होगा कि अमेरिका ने किसके ऊपर? जापान के ऊपर बम बरसाए। आपको पता होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त व 9 अगस्त। कब? 1945। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के हिरोशिमा व नागासाकी 2 शहर है, दोनों पर क्या? अमेरिका ने बम गिरवाए। अब कुछ अमेरिका का कहना है कि हम ये बम गिरवाकर युद्ध क्या है तुरंत समाप्त करना चाहते थे। फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से है। पहला छोटा बम था, उसे लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, और दूसरा बड़ा था, उसे फैटमैन के नाम से जानते हैं। अमेरिका का कहना था, क्या कहना था? कि हम परमाणु का प्रयोग करते हुए क्या करना चाह रहे थे? युद्ध को जल्दी समाप्त कर रहे थे। हालांकि जापान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन कुछ आलोचकों यानी कि सोवियत संघ का कहना है या कुछ लोगों का कहना है, कुछ आलोचकों का कहना है, वे क्या कह रहे हैं कि अमेरिका सोवियत संघ को दबाने के लिए और पूरे विश्व में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो क्या कर रहा था? उसने परमाणु का प्रयोग किया था। ठीक है। अब देखिए, दूसरा
अब भारत इन दोनों के साथ मिलना नहीं चाहता था। भारत ना तो अमेरिका के साथ मिलना चाहता, ना सोवियत संघ के साथ मिलना चाहता। अगर भारत अमेरिका के साथ मिलता तो सोवियत नाराज हो जाता, और अगर सोवियत के साथ मिलता तो अमेरिका नाराज हो जाता। हालांकि अब यहाँ देखना, एक घटना सुना रहा हूं मैं आपको। अमेरिका के साथ उस समय ब्रिटेन भी था। 1956 का स्वेज नहर संकट, स्वेज नहर संकट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्वेज नहर संकट वगैरह ये सारी की सारी चीजें। स्वेज नहर संकट कब? 1956 में। कब हुआ स्वेज नहर संकट? 1956। स्वेज नहर संकट के समय इस नहर को लेकर किसने? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। किस पर आक्रमण किया? ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मिस्र पर आक्रमण किसने किया? ब्रिटेन ने। कब किया? 1956 में। और कौन से संकट के समय? स्वेज नहर को लेकर, स्वेज नहर संकट के समय। भारत ने इसकी क्या की? कड़ी निंदा की, सार्वजनिक तौर पर निंदा की भारत ने इसकी। मतलब अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भी भारत ने इसकी क्या की? निंदा की। नंबर 2, दूसरी चीज सुनिएगा। 1956 में ही सोवियत संघ ने भी युद्ध किया, अपने से छोटे देश के ऊपर हस्तक्षेप किया, लेकिन भारत ने उसकी क्या की? सार्वजनिक तरीके से निंदा नहीं की। तो लेकिन फिर भी भारत दोनों से क्या रहा? अलग रहा। तो भारत का सोवियत की ओर झुकाव कहीं न कहीं अमेरिका को भारत की प्रति क्या? नाराजगी। तो इसी समय से भारत और अमेरिका के मध्य थोड़ी स्थितियां प्रारंभ में खटास के तौर पर देखी जा सकती थी। अब देखिए दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री या तत्कालीन विदेश मंत्री को नेहरू लिखते हैं, नेहरू क्या लिखते हैं? नेहरू मेनन को एक पत्र लिख रहे थे। उस समय नेहरू ने बताया कि अगर हमारे पास जितने भी देश है, अगर वो देश एक बार हमारे हाथ से निकल जाते हैं, या अगर मान लो हम दोनों इन गुटों में से किसी एक देश का समर्थन करते हैं या एक गुट का समर्थन करते हैं, तो विरोध होना, दूसरे के प्रति विरोध होना या शत्रुता बढ़ाना तय है। हमें इन दोनों गुटों से अलग रहना होगा, और अलग रहने में समस्याएं पैदा होगी, बाधाएं आएगी, लेकिन हम दोनों को तो खुश तो रख ही सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तीसरे गुट में सम्मिलित होते हैं या इन दोनों में से एक गुट में सम्मिलित होते हैं, तो ये जायज है कि दोनों में से एक हमारा क्या होगा? शत्रु होगा। और हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु 1950 में ही पाकिस्तान किसका समर्थन ले लिया था? नाटो का, NATO। ये क्या है नाटो? ये भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मतलब अमेरिका का समर्थन ले चुका था। अब बहुत सारे देश उस समय अमेरिका का समर्थन ले रहे थे। क्यों? समर्थन लेने का कारण क्या? समर्थन लेने का कारण, समर्थन लेने का पहला कारण है, विश्व बैंक की चाबी किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। अमेरिका के पास खूब सारा पैसा था। उसी समय बहुत सारे देश आजाद हुए थे, और देश बहुत सारे आजाद हुए, तो उन आजाद हुए देशों ने मतलब उन धन की आवश्यकता थी, क्योंकि सब गरीब थे। सी राजगोपालाचारी लिखते हैं कि तीनों तरीकों से, मतलब संपदा भी नहीं, धन भी नहीं, और जन भी नहीं, तीनों तरीकों से एक कमजोर या हीन देश, जिसकी आज वो धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और दुनिया के ताकतवर देश है या धनी देश है या मजबूत देश है, वे भी उनकी बातों को क्या कर रहे हैं? ठीक से सुन रहे हैं, अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। अब देखिए, अब है, देखिए 1946 से, कब से? 1946 से। आप मान लीजिए 1947 से अंतरिम सरकार बन गई थी। 1947 से 15 अगस्त 1947 से अंतरिम सरकार, और प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी। 1947 से लगाकर 1964 तक, कब से कब तक? 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री कौन? देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे देश के विदेश मंत्री भी कौन थे? विदेश मंत्री भी कौन थे? नेहरू। देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों, विदेश मंत्री का चार्ज भी किसके पास? विदेश मंत्रालय का चार्ज भी किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो इन्हें बढ़ाने के लिए या विदेशी मामलों को किस प्रकार अच्छा किया जाए, उन सारा का सारा संबंध किसके पास था? नेहरू जी के पास था। नेहरू जी चीन के समर्थक थे। किनके समर्थक थे? चीन के। कैसे समर्थक थे? और नेहरू जी के अलावा आपके मन में, ये हमारे मन में आ रहा है क्या, नेहरू जी के अलावा हमारे नेता थे जो सब नहीं थे चीन के समर्थक, लेकिन इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने विरोध किया था चीन के समर्थन का। उन्हें लग रहा था चीन क्या करेगा? आक्रमण करेगा, हमारे ऊपर युद्ध कभी भी कर सकता है, लेकिन नेहरू जी ने चीन को क्या माना?
एक भाई की तरह माना और उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया। अभी हम आगे जिक्र करेंगे चीन और भारत के मध्य संबंधों में। 1947 से 1964 तक देश के विदेश मंत्री के तौर पर रहकर भी नेहरू जी ने विदेशी संबंधों को मजबूती देने के प्रयास किए। अब देखिए साथियों, अब एक चीज है, मैं यहाँ बात करता हूँ इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया इंडोनेशिया किसके हस्तक्षेप में था? औपनिवेशीकरण के। और कौन थे इसमें? डच। कौन थे? डच। भारत ने इंडोनेशिया को आजाद करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाए ताकि क्या हो? इंडोनेशिया डचों के उपनिवेश से क्या हो? मुक्त हो। नंबर 2, भारत हमेशा औपनिवेशीकरण का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। और अमूमन उस समय जितने भी आजाद हुए सामान्यतः वे सभी देश औपनिवेशीकरण का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अब देखिए, तो अब है गुट निरपेक्ष। क्या है साथियों गुट निरपेक्ष? इसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों गुटों में हमें सम्मिलित नहीं होना। एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, मतलब अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। अब देखिए, अमेरिका ने एक अपना संगठन बनाया जिसे नाटो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटो। NATO। आप बड़े अक्षरों में लिख दें NATO, नाटो। ये किसका संगठन है? अमेरिका ने। कब स्थापना की? 4 अप्रैल को की। कब की? 4 अप्रैल 1949। किसकी स्थापना हुई? नाटो की हुई। नाटो किसका सैन्य संगठन है? अमेरिका का सैन्य संगठन है। ठीक है। अब देखिए, नाटो का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नॉर्थ, मतलब उत्तरी अंटार्कटिक, टी का मतलब ट्रेटी और ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। स्थापना कब हुई? मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। संधि संगठन, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो किसका है? अमेरिका का। नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 वारसा वारसा समझौता किया। कौन सा समझौता? वारसा समझौता। भारत ने इन दोनों की शरण नहीं ली। हमने बात की पाकिस्तान ने किसकी शरण ली? नाटो की शरण ली। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजादी के बाद जो ही पाकिस्तान आजाद हुआ या 1950 के दशक में पाकिस्तान ने विश्व के 2 गुटों में बटे महान शक्तियों में से अमेरिका, मतलब किसकी सदस्यता ग्रहण की? तो किसकी की? नाटो की। नाटो मतलब अमेरिका। ठीक है। अब देखिएगा आगे चीज दूसरा। अब देखिए, गुट निरपेक्षता का नाम आया तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट का साथ नहीं देना। 1955 में अभी हमने बात की, एक बारडूंग सम्मेलन का। कौन सा सम्मेलन? बारडूंग सम्मेलन। और इसी सम्मेलन और इसी में क्या किया? इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव रखी। गुट निरपेक्षता की नींव इसी बांडुंग सम्मेलन में रख दी गई। मतलब पहली बार गुट निरपेक्षता के संदर्भ में बात यहीं से आई। और जितने भी एशियाई देश थे उस समय औपनिवेशिकता से, अंग्रेजों के शासन से, डचों के शासन से, मतलब इंग्लैंड वालों के शासन से क्या हो रहे थे? मुक्त हो रहे थे। और उसी मुक्ति के समय ही नेहरू जी ने एक ऐसा प्रयास किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि बिल्कुल गुट निरपेक्ष हो जाए, किसी भी गुट का साथ नहीं दे। ये दुनिया का तीसरा धड़ा कहलाता है, तीसरा गुट कहलाता भी अमूमन ये भी कहलाता है। गुट निरपेक्ष को नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नॉन एलिजेंट मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना बताई जाती है अप्रैल 1961। कब स्थापना होती है? अप्रैल 1961। लेकिन इनके पहले चरण कब स्थापित हो जाते हैं? 1955 में बांडुंग सम्मेलन। अब देखिए, विश्व के 5 देश जिनमें महत्वपूर्ण 3 भूमिका निभाने वाले, एक भारत। अगर आपको पूछ ले गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र, पहला कौन है? भारत। दूसरा इंडोनेशिया, मिस्र, गाना और भारत है पहला, इंडोनेशिया है, मिस्र है और
घाना, पांचवा है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया कौन सा है? यूगोस्लाविया। इन पांचों के नेताओं को याद रखना। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया, अब देखिए, मिस्र के नासिर, घाना के वामे एनक्रुमा, वामे एनक्रुमा, घाना के कौन है? वामे एनक्रुमा। यूगोस्लाविया के है, वो है टीटो, जोसेफ टीटो। पूरा नाम लिखो तो लिख देना, जोसेफ, ठीक है, हाँ। और अब्दुल नासिर इनका नाम है। और इंडोनेशिया के है सुकर्णो, कौन है? सुकर्णो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, यूगोस्लाविया। कभी कभार क्या होता है कि इंडोनेशिया और घाना का नाम नहीं आता और इन तीनों का नाम आ जाता है, भारत का, मिस्र का और यूगोस्लाविया का। अमूमन बहुत सारी किताबों में इन तीनों का नाम दे रखा है, इन तीनों को ही संस्थापक सदस्य माना जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों की भी गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण इन्होंने भी भूमिका निभाई थी। तो भारत के कौन तत्कालीन प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के सुकर्णो है। मिस्र के प्रधानमंत्री है नासिर। घाना वामे एनक्रुमा है। और यूगोस्लाविया के कौन है? टीटो, जोसेफ टीटो है। ठीक है, अब देखिए ये है। अब बांडुंग सम्मेलन भी 1955 में करवा लिया। अब इनमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 120 सदस्य, 120 सदस्य, ठीक है। अजरबैजान गुट निरपेक्ष का अभी अंतिम सम्मेलन हुआ था, 120 सदस्य 2019 में अजरबैजान में गुट निरपेक्ष का बेजान, ठीक है, गुट निरपेक्षता का 18वां शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ये 4 मई 2020 को, कब? 4 मई 2020 को इसका और शिखर सम्मेलन हुआ। 120 सदस्यों ने मिलकर किया और वो किसके माध्यम से हुआ? कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से मुक्ति देने के, भाई कोरोना से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है और नंबर 2 आतंकवाद को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके संदर्भ में बातें की थी। अब देखिए, तो 1961 में एक और चीज याद रखना, 120 देश, 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान 2019 में, ठीक है। 4 मई 2020 को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और उन्होंने क्या किया? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। अब इसमें एक याद रखना है गुट निरपेक्षता में, वो याद रखना है इसका पहला शिखर सम्मेलन। कौन सा शिखर सम्मेलन? पहला शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में, सितंबर 1961। कहाँ हुआ भाई? सितंबर 1961। और कहाँ हुआ? ये हुआ था बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ आया हुआ है? यूगोस्लाविया। बेलग्रेड कहाँ आया? यूगोस्लाविया में। इधर देखिएगा वापस, गुट निरपेक्षता नाम के नाम से भी जाना जा सकता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में बताई जाती है। कब बताई जाती है? अप्रैल 1961। पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहाँ का क्षेत्र है? यूगोस्लाविया का। संस्थापक सदस्य कितने हैं? 5 है। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, यूगोस्लाविया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के नासिर और घाना के वामे एनक्रुमा और यूगोस्लाविया के कौन है? जोसेफ है, टीटो है, ठीक है। वर्तमान में 120 सदस्य राष्ट्र है। अजरबैजान में 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ और 4 मई 2020 को, मतलब यही 19 वाला 4 मई 2020 को ही क्या किया, मतलब पहले तो कोविड आ गया था जिसके कारण ऑफलाइन हो नहीं पाया, मतलब वहाँ उपस्थित हो नहीं पाए, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने क्या किया? इसका सम्मेलन का आयोजन किया। अब देखिए साथियों, ये अब इसके बाद अगली चीज देखिएगा, अब भारत और चीन के मध्य संबंध कैसे है। तो इसका मतलब हमने इतना पढ़ा, इससे हमारा कहीं न कहीं विचार तो ये कर सकते हैं, आजादी से पहले भी कहीं न कहीं हमारे नेताओं ने क्या करना शुरू कर दिया था, ये काम तो शुरू कर दिया था, हम विदेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। और एक ध्यान रखने योग्य चीज, वो चीज क्या है?
भारत के भी कुछ राजनीतिक दल ये चाह रहे थे हमें अंग्रेजों की मतलब हमें अमेरिका की ओर झुकाव करना चाहिए हमें, और उनमें कौन कौन से थे, एक था जनसंघ और दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी। वे ये चाह रहे थे कि हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध 1949 में, कब, 1949 में क्या हुआ साथियों, चीन में क्रांति। 1949 में चीन में क्रांति हुई, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एक दल के रूप में उभरी। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि 1959 में चीन की क्रांति हुई और इसी चीनी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी को क्या मिली, वहां सत्ता हासिल हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी चीन में आज भी एक दलीय सरकारी है। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी को अगर किसी भी देश ने सबसे पहले मान्यता दी है, या इसे मान्यता या चीन को आजाद मानने वाले अगर कोई देश है, उन देशों में, उन अग्रणी देशों में या उन पहले देशों में से एक भारत भी है जिसने चीन की क्या की थी, इस कम्युनिस्ट सरकार को या कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी थी, या मान्यता देने में या उनकी आजादी को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, तो 1949 में अच्छे रिश्ते थे हमारे, ठीक है, लेकिन फिर एक 1950 में तिब्बत वाला मामला आता है। कौन सा, तिब्बत। 1949 में तिब्बत पर चीन ने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, और तिब्बत भारत और चीन के मध्य का एक केंद्र है। ठीक है, एक पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, पठार है तिब्बत, क्या है, एक पठार। तिब्बत का एक नेता है दलाई लामा, बुद्धिस्ट व्यक्ति है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, दलाई लामा। इसे लेकर भी विरोध है, मुख्य विरोध यही है क्योंकि हमने दलाई लामा को क्या दे दी, शरण दे दी। अब देखिए तिब्बत पर 1950 में चीन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हालांकि तिब्बत वाले लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, उस समय भी इन्होंने विरोध किया था। 1958 में क्रांति भी की थी तिब्बत में, तिब्बत वाले लोगों ने, लेकिन उनकी क्रांति को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। अब साथियों 1954 में दोनों देशों के मध्य दिनांक है 29 अप्रैल। कौन सी दिनांक, 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों के मध्य, किसके, भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता हुआ, पंचशील समझौता। कौन सा समझौता हुआ, पंचशील समझौता हुआ। किन दो देशों के मध्य पंचशील समझौता हुआ, भारत और चीन के मध्य। कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 को हुआ। इस समझौते में क्या कहा गया, इस समझौते में 5 बातें रखी गई। एक तो एक देश है एक दूसरे का सहयोग करेगा, कभी युद्ध नहीं करेगा, कभी आंतरिक सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हमेशा क्या, अगर दूसरा देश कोई उसके ऊपर युद्ध कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, अपने दोनों देश मिलकर उससे मुकाबला करेंगे। ऐसे करके 5 बातें लिखी थी। अच्छा आचरण, पंचशील के नाम से, सील का मतलब होता है आचरण व्यवहार, 5 अच्छी बातें, इसके नाम से क्या हुआ, समझौता हुआ था। कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 को हुआ। किन दो देशों के मध्य हुआ, भारत और चीन के मध्य हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी समय 1954 में ही, 1954 से 56 के मध्य चीन के नेता थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। उन्होंने क्या की, भारत की यात्रा की। क्या की, भारत की यात्रा। उस समय भारत के संबंध अच्छे थे, ठीक है, इन्होंने यात्रा की, और उसी समय दलाई लामा ने भी क्या किया, भारत की यात्रा की। तो इन सब चीजों को उन्होंने यात्रा की, यात्रा करने के बाद उनके मन में क्या विचार आए, या फिर इतनी अच्छी मित्रता थी इन लोगों में या इन दो देशों के मध्य, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के कुछ वर्षों के बाद तक, मतलब कुछ वर्षों तक, वहां तक हमने हमारी सेना तक नहीं भेजी थी, केवल अर्धसैनिक बल ही वहां तैनात था। तो इतनी मित्रता थी दोनों देशों के मध्य, लेकिन ये मित्रता शत्रुता में क्यों बढ़ गई, इनके क्या कारण थे, इनके बारे में हम साथियों पढ़ेंगे अगली एपिसोड में। बाकी ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद करनी है। अगर चीन की क्रांति पूछ ले तो 1959 में, माफ कीजिएगा 1949 में चीन की क्रांति, कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय शासन है आज भी वहां पर। और अगर इसे कोई मान्यता देने वाले अग्रणी देशों में है तो उसमें भारत का भी नाम पहले आता है। और पंचशील समझौता कब हुआ, 29 अप्रैल 29 अप्रैल 1954 को। किन दो देशों के मध्य,
भारत और चीन के मध्य। चलो साथियों,